नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। मेरा नाम विकास है और ये कहानी मेरे चचेरे भैया कौशल की है। ये बात तब की है जब मैं कौशल भैया के साथ उन्हीं के शहर में, जहाँ पर वो नौकरी किया करते थे, उनके साथ रहा करता था। वैसे तो कौशल भैया अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस थे और वो बहुत मन लगा के हर काम को किया करते थे। ऑफिस के साथ साथ पर्सनल सारे कामों को भी वो बहुत दिल लगा के किया करते थे। साथ में अपने माता पिता की इज्जत भी करते थे। हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो और मानने वाले इंसान थे। भगवान में उनकी आस्था कोई खास न थी, लेकिन हाँ, वो इस चीज को नकारते भी नहीं थे। और जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि वो बहुत हिम्मती थे। वो ऐसे जगहों पर भी जहाँ नॉर्मली लोग जाने से पहले डरेंगे, वहाँ पे भी वो बेधड़क होकर आना जाना कर सकते थे। उन्हें शायद, मुझे तो यही लगता था कि किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। और हालांकि मैं उनका चचेरा भाई था, लेकिन वो मेरा भी पूरा ख्याल रखते थे। और उस शहर में सिर्फ हम ही दोनों थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। तो जब भी कौशल भैया अपने काम से थक के आते थे, तो मैं उन्हें पानी देना, खाना देना, बाकी सारी चीजें कर देता था। और कौशल भैया अपने ऑफिस जाने से पहले मेरे लिए नाश्ता बना देना, मेरे लिए खाने का जुगाड़ कर देना, मुझे कॉलेज जाते टाइम कुछ पैसे पकड़ा देना, ये सारी चीजें कर दिया करते थे। हमारी बहुत अच्छी कट रही थी, हम लोग काफी खुश थे। लेकिन कौशल भैया रोज दिनों दिन थके थके से लगने लगे थे। मैंने उनसे कई बार ये पूछने की कोशिश की कि क्या बात है भैया, आप इतने थके हुए क्यों रहते हैं? कोई परेशानी है तो बताइए, कुछ निवारण निकाला जाएगा, नहीं तो कुछ और देखेंगे। लेकिन वो हमेशा ये कह के टाल देते थे कि नहीं, इतनी कोई खास बात नहीं है, शायद तुम्हें समझ में भी ना आए, क्योंकि अभी तक मुझे ही ये बात समझ में नहीं आई। यूं ही कुछ और दिन बीते। उसके बाद एक दिन मैं सुबह करीब 4 बजे तक पढ़ रहा था। मुझे बाहर से कुछ आवाज आई। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कौशल भैया बाहर किचन में कुछ कर रहे हैं। मैंने उनसे जाके पूछा, अरे भैया, आपको तो सुबह में जाना है ऑफिस, आप यहाँ पे इतने सुबह उठ के क्या कर रहे हैं? आपकी तो नींद भी पूरी नहीं होगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि कुछ बना लूं, क्योंकि सुबह में प्रेशर कम रहेगा। तो नाश्ता वगैरह सब अभी ही बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं अभी ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता चल गया था कि तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर तुम जगे हुए हो तो तुम भी डिस्टर्ब नहीं होगे। ये सारी चीजें देखकर मैंने भी भैया की हेल्प करने की सोची और मैं भी उनके साथ काम में लग गया। थोड़ी ही देर में एक शानदार नाश्ता बन के तैयार था। मेरी नज़र में तो वो शानदार ही था। और उसके बाद मैं और कौशल भैया बैठ करके नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। और मैंने उनसे फिर से पूछा, भैया अभी भी समय है, जाके सो जाइए। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि 5 बजे से पहले मुझे किसी भी हालत में नींद नहीं आने वाली। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे पूछा, क्यों 5 बजे के पहले ही क्यों? उन्होंने कहा कि चलो, बहुत दिन से तुम मुझसे पूछ रहे हो, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि ऐसा क्यों है। रोज रात को 3 से 5 के बीच में मेरी नींद अपने आप खुल जाती है और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे इस दौरान नींद नहीं आती। मैं हमेशा परेशान रहता हूं इसी चीज को सोच के कि आखिर मेरी नींद इसी वक्त क्यों खुलती है। और ना ही कोई अलार्म बजता है, ना ही कोई आवाज आती है, कोई ऐसी चीज नहीं होती, फिर भी मेरी नींद इसी वक्त क्यों खुल जाती है। आज तक मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। इस पे मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे पूछा कि भैया, क्या ये यहाँ पे आने के बाद से हो रहा है या फिर जब आप घर पे थे तब भी होता था? उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने भी ये सारी चीजों पे ध्यान दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज मेरे साथ करीब करीब बचपन से ही होती है। और पहले तो मैं आराम से एक बार नींद खुलने के बाद सो जाया करता था, जब मैं बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज बढ़ते जा रही है।
पहले अगर मेरी आंखें खुल भी जाती थी तो थोड़ी देर में मैं कोशिश करने के बाद सो जाता था, लेकिन अब कहानी ये हो गई है कि 3 से 5 के बीच में मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ भी ट्राई कर लूं, मुझे नींद नहीं आती। ये सारी चीजें सुनकर मुझे लगा कि हो सकता है ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने उन्हें सलाह दी कि एक बार चल के हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। इस वीकेंड जब मेरी और तुम्हारी छुट्टी रहेगी तो हम लोग डॉक्टर के पास भी जाके देखेंगे। हफ्ता यूं ही गुजर गया और वीकेंड आ गया। वीकेंड पे मुझे तो ये बात याद ना थी, लेकिन उन्हें याद थी। उन्होंने कहा, चलो तैयार हो जाओ। मैंने पूछा, कहाँ, कहीं घूमने जा रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, भूल गए, हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले थे। मैंने कहा, डॉक्टर के पास? हाँ 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 हाँ, आपके नींद के प्रॉब्लम के लिए। सही कहा? उन्होंने कहा, हाँ, आप जल्दी तैयार हो, डॉक्टर के पास जाना है, मैंने अपॉइंटमेंट ली है, कहीं टाइम मिस ना हो जाए। ये काफी बड़े डॉक्टर हैं। मैं भी 5 मिनट में रेडी हो गया, क्योंकि मुझे रेडी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, और हम दोनों डॉक्टर के पास गए। वहाँ थोड़ी ही देर वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया। फिर जब हम और भैया अंदर गए तो देखा कि डॉक्टर सच में शक्ल से भी काफ़ी नॉलेजेबल लग रहा था, और वहाँ पेशेंट्स की भीड़ देख करके भी हमें ये पता चल रहा था कि यह डॉक्टर काफ़ी अच्छा है। बाद में हम लोगों ने जब डॉक्टर से अपने बारे में सब कुछ बताया और प्रॉब्लम्स बताई, तो डॉक्टर ने पहले बोला कि मुझे कुछ जांच करने होंगे, क्योंकि यूं ही मैं हवा में कोई बात नहीं कह सकता। भैया ने हामी भर दी। उसके बाद भैया के कुछ टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट होने के बाद सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उसके बाद फिर सारा उनके अनुमानित जो भी वो अनुमान लगा सकते थे, उन्होंने सारे सिनेरियोज बताए कि हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नए जगह पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो भैया ने उन्हें भी बताया कि नए जगह की कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से होती है और स्पेसिफिक टाइम पे होती है। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि बचपन से होती हो ये प्रॉब्लम, लेकिन जिसे नींद की बीमारी होती है या नींद नहीं आती है, उससे ये पूरे रात में कभी भी हो सकता है। जैसे रात में सोने गया तो नींद नहीं आएगी, या अगर सो रहा है तो किसी भी रैंडम टाइम पे उठेगा, ना कि रोज एक ही पर्टिकुलर टाइम पे। ये फेनोमेना थोड़ा अजीब है, इसलिए मुझे इस पे थोड़ा रिसर्च करना होगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें नींद की दवाई दे देता हूँ, और कम डोज की दवाएं हैं, तो तुम्हें सिर्फ उस टाइम तक के लिए नींद आएगी, और उसके बाद ऑफिस के टाइम पे तुम सही टाइम पे उठकर और फ्रेश फील करते हुए ऑफिस जा सकते हो। भैया ने हामी भर दी। उसके बाद वो दवाएं हम लोगों ने बाहर से ली और हम लोग घर को चले गए। भैया पूरी तरीके से तो सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन हाँ, ये लग रहा था कि पहले से कुछ बेटर फील कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम के लिए पहली बार कुछ किया था, किसी से मिले थे। तो उसके बाद उन्होंने घर पहुंचने के बाद थोड़ा आराम किया और कहा कि चल बेटा, बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि रात में तो ये दवाएं हैं ही अच्छी नींद के लिए, घूम फिर के थोड़ा थक जाएंगे तो और अच्छी नींद आएगी। मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि मुझे तो घूमने में बहुत मजा आता था। हम और भैया दोनों साथ में घूमने गए। जब हम दोनों घूमने गए तो एक मंदिर के पास से गुजरते हुए भैया को अजीब सा फील होने लगा। उस मंदिर में आरती चल रही थी। भैया वहां पे थोड़ा देर के लिए खुद ब खुद रुक गए, और पंडित जी भी आरती करते करते पीछे मुड़ के इस तरीके से देखने लगे जैसे कि उन्हें किसी का इंतजार हो। फाइनली भैया वहां से आगे बढ़ गए। मैंने ये चीज अच्छे तरीके से नोटिस की थी कि पंडित जी भी उसके बाद नॉर्मल तरीके से आरती करने लगे। वो तभी तक पलट पलट के देख रहे थे जब तक भैया वहां खड़े थे। भैया के आगे बढ़ते ही वो नॉर्मल तरीके से आरती पूजा में लग गए। ये चीज मुझे थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन मैंने ये सोच के टाल दिया कि हो सकता है ये पंडित जी भैया को जानते हो, या भैया पंडित जी को जानते हो, या पहले कभी यहाँ आना जाना हो। मुझसे लेकिन रहा नहीं गया। मैंने भैया के साथ चलते चलते ये पूछा
भैया क्या बात है, आप उस मंदिर के पास अचानक से रुक क्यों गए थे? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बस वहां पे रुकने का मन करने लगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो हो सकता है कि जहां हम लोग जा रहे हैं वो जगह बंद हो जाए, इसीलिए थोड़ी देर में मैं वहां से चल पड़ा। फिर मैंने पूछा, भैया क्या आप इस मंदिर में आते जाते थे? क्योंकि जब आप वहां खड़े थे तो पंडित जी भी पीछे पलट पलट के देख रहे थे। भैया ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो उस मंदिर में पहले कभी नहीं गया। हालांकि हाँ, गुजरते हुए मैं बाहर से ही प्रणाम करके निकल जाता था, क्योंकि अक्सर वहां से गुजरते टाइम बहुत ज्यादा जल्दी में रहता था, इसीलिए कभी जाने का तो मौका नहीं मिला। और पंडित जी से बात करने की बात तो दूर की रही, हम लोगों का शायद आमना सामना भी कभी नहीं हुआ है, तो पहचान तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने भी फिर इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन शायद भैया के दिमाग में ये बातें घूमने लगी थीं। उसके बाद हम लोग जहां घूमने जाने वाले थे, पार्क, होटल, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने घूमी फिरी। सारे चीजें को मजे से एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग घर को वापस आए। थकावट हमारे ऊपर इस कदर हावी हो चुकी थी कि आंखें बोझल हो रही थीं। आंखों का खुलना इस कदर भारी हो चुका था जैसे किसी 40 किलो के आदमी को 200 किलो की बोरी उठाना पड़ रहा हो। उसी नींद के आलम में मैंने भैया से पूछा, क्या भैया आपको भी नींद आ रही है? भैया ने कहा, हाँ भाई, मेरा बस चले तो मैं यहीं की यहीं सो जाऊं, लेकिन चल अपने अपने कमरों में सो जाते हैं, क्योंकि सुबह में मुझे ऑफिस के लिए उठना पड़ेगा तो तेरी नींद खराब हो जाएगी। फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन रात में मुझे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मैंने समय देखा तो 3:30-4 के आसपास का समय हो रहा था। मैंने सोचा ये तो इम्पॉसिबल है कि भैया इतने थके होने के बावजूद इतनी गहरी नींद आ रही थी हम दोनों को, हालत इतनी खराब थी कि उठना मुश्किल था, फिर ये कैसे? मैंने तुरंत उठकर, हालांकि मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी और मेरी नींद इसलिए खुली थी क्योंकि भैया के हाथ से कुछ भारी सा सामान गिर गया था और उसके आवाज से तो हाथी भी उठ जाए। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चल के देख ही लेते हैं। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए मैं हॉल में पहुंचा। मैंने पूछा, भैया आप कैसे जग गए? भैया ने हंसते हुए कहा, बेटा नींद तो मुझे ऐसी आई थी कि जैसे आज नहीं मैं 2-3 दिन बाद जगूंगा, लेकिन मेरे साथ आज फिर वही हुआ जो रोज होता है। मेरी नींद अपने आप 3 से 5 के बीच खुल गई और मैं अब देख तेरे सामने खड़ा हूं। फिर मैंने पूछा, भैया लेकिन गिरा क्या? थोड़ी देर बाद भैया हंसते हुए बोले, मैं ही गिरा। आप गिरे? चोट तो नहीं आई? बोला, नहीं बेटा, मैं बिना लाइट जलाए कोशिश कर रहा था कि किचन में कुछ ढूंढ लूं और इसी चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं ही बर्तन स्टैंड के ऊपर गिर गया, इसीलिए इतनी जोर की आवाज आई। और मुझे पता चल ही गया था कि तेरी भी नींद खुली जाएगी, क्योंकि ये आवाज ऐसी तैसी नहीं थी, अड़ोसी पड़ोसियों को भी ये आवाज जरूर आई होगी। सॉरी भाई, मेरी वजह से तेरी भी नींद खराब हो गई। मैंने तुरंत कहा, भैया इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, आपने लाइट इसीलिए नहीं जलाई होगी कि मेरी नींद ना खराब हो, और इसी चक्कर में अगर ऐसा हो भी गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप पानी वगैरह पी लीजिए और फिर चल के सो जाइए। भैया ने हंसते हुए कहा, बेटा अब इतना आसान नहीं है, जब तक 5 नहीं बजेंगे तब तक मैं नहीं सो सकता, इसीलिए आप जाओ और सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है भैया, मुझसे तो जगा नहीं जा रहा है, अगर मेरी हिम्मत जवाब ना देती होती तो मैं आपके साथ जरूर रुकता, लेकिन आज मुझसे नहीं हो पाएगा। भैया ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ जाओ सो जाओ, वैसे भी तुम्हें भी कल कॉलेज जाना है। मैंने कहा, कल नहीं आज, अब आज हो चुका है। भैया ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ आज आज। फिर मैं सो गया। उसके बाद कुछ दिन यूं ही चलते रहा। भैया रोज सुबह उठ जाया करते थे, कभी मैं उठ के देख पाता था कभी नहीं, लेकिन सुबह पूछने पे रोज यही जवाब मिलता था कि हाँ आज भी मेरी नींद खुल गई थी। वो जो दवा डॉक्टर ने दी थी उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एक और वीकेंड में डॉक्टर से मिलने का सोचा।
फिर हम दोनों डॉक्टर के पास गए, बातचीत हुई, उसने एक और दवा लिख के दी, उसका पावर भी बढ़ाया, सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा मैं ऐसे ही कोई भी दवा तुम पे नहीं चला सकता, क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, और अगर मैं ज्यादा पावर की दवाएं दूं तो तुम्हारी सुबह में जब तुम उठोगे तो थकावट के मारे हालत खराब रहेगी, जिसके वजह से तुम ऑफिस में ठीक से काम भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीजें तुमको आराम पहुंचाने के बजाय तकलीफ पहुंचाने लगेंगी। इसीलिए तुम अभी नॉर्मली ही कोशिश करो कि तुम जितना हो सके सो जाओ। अगर नींद खुल भी गई है, उठ भी गए हो, तो वापस से लेटे रहो, बेड पर से उठो मत, बॉडी को सिंपल पोजीशन में रखो। उन्होंने हमें कई तरीके बताए जिससे कि आदमी खुद को रिलैक्स करके सो सकता है। यूएस मिलिट्री का एक तरीका होता है, जब उनके पास वो वॉर में होते हैं और सोने के लिए, आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं होता है, तो वो 7 या 10 रूल कुछ तो फॉलो करते हैं, मुझे अभी याद नहीं ठीक से, लेकिन उस रूल के हिसाब से वो लोग बॉडी में कुछ तरीकों के हिसाब से बॉडी को इस तरीके से रिलैक्स करते हैं कि कुछ ही मिनटों में उन्हें नींद आ जाती है। वो सारे तरीके उन्होंने भैया को बताए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर जिंदगी यूं ही चलती रही। कुछ समय बाद चाचा चाची का फोन आया। उन्होंने कहा बेटा हम लोग बनारस घूमने जा रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। भैया अपने माता पिता को कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग अभी प्लान मत कीजिए, मैं पहले छुट्टी अप्लाई कर देता हूँ। छुट्टी अप्लाई करने के साथ ही जो भी डेट फाइनल होती है उसी दिन का प्लान कर लेंगे, टिकट्स वगैरह मैं करा दूंगा, आपको वो तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। चाचा चाची इस बात के लिए मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी लेके आया जाए। मैं भी खुश हो गया कि चलो इसी बहाने बनारस भी घूम लेंगे। भैया ने कहा कि हाँ उसे तो मैं लेके ही आऊंगा, अब मेरे साथ वही तो रहता है, उसके बिना कहीं भी जाना आना घूमना सब बेमानी लगता है, इसीलिए मैं उसे लेकर आऊंगा। इसी हिसाब से भैया ने छुट्टी अप्लाई कर दी। मैंने भी कॉलेज में दोस्तों को कह दिया कि नोट्स वगैरह बना के रखना, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। डेट फाइनल हो गया, भैया ने टिकट्स भी करा दिए। उसके बाद हम भैया चाचा चाची सभी लोग बनारस गए। बनारस में काफी घाटों पे घूमने के बाद, सब कुछ पूजा पाठ, सब जो भी काम था, जो कुछ भी था, सब कुछ करने के बाद, उसके बाद हम लोग एक दिन एक घाट पर घूम रहे थे। उस घाट पे एक जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ के पास हम लोग कोशिश तो कर रहे थे जाने का, लेकिन वहां भीड़ ज्यादा होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि यहाँ सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम लोग उस घाट की आरती नहीं देख पाएंगे। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तब तक पीछे से एक आवाज आई और उस आवाज ने सब कुछ बदल दिया। आवाज क्या आई थी? पीछे से आवाज आई, प्रणाम गुरुजी, शरीर बदल लिया तो पहचान भी नहीं रहे हैं क्या? ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि कोई किसी को गुरुजी कह रहा था और साथ में ये भी कि शरीर बदल लिया तो पहचान भी नहीं रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने ये सुनते ही पीछे मुड़कर देखा, तो देखा कि एक बहुत पहुंचे हुए बाबा, जिनके लिए वो सारी भीड़ लगी हुई थी, जिस बाबा के एक दर्शन के लिए इतने लोग लाइन में खड़े थे, वो खुद से चलकर इस तरफ आ रहे हैं। और उन्होंने ही हम ही लोग में से किसी एक को ये संबोधित करते हुए कहा था कि प्रणाम बाबा, शरीर बदल लिया तो पहचान भी नहीं रहे हैं क्या? फिर हम लोगों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। तब तक वो बाबा हमारे पास आ गए। वो डायरेक्ट कौशल भैया के सामने खड़े हो गए और उन्होंने उनसे बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, क्या बाबा जी, इतने समय बाद आए, बहुत समय लग गया आपको। कौशल भैया कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ये मुझे बाबा जी क्यों कह रहे हैं, और मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूं, तो ये मुझे कैसे जानते हैं? कौशल भैया ने कहा, बाबा जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूं।
बाबा जी ने कहा, गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुम्हें हो रही है, आपको आपको हो रही है। कौशल भैया को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने पूछा, अच्छा बताइए, आप मुझे कैसे जानते हैं? आप मेरा नाम बताइए। उन्होंने कहा, इस जन्म के हिसाब से तो तुम्हारा नाम कौशल है। भैया आश्चर्यचकित हो गए कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं और ये जो लड़का तुम्हारे साथ है ये तुम्हारा चचेरा भाई है। उन्होंने मेरे भी माँ बाप का नाम बताया। सारी कुछ बात बताने के बाद उन्होंने कहा, आइए चलिए आप मेरे साथ अंदर, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताता हूँ। फिर हम लोगों के पास कोई और चारा तो था नहीं, क्योंकि जानना तो था ही कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम लोग उनके साथ अंदर चले गए। उन्होंने अपने सभी भक्तों को बैठाया, प्रसाद वगैरह खाने के लिए कहा। तब तक वो हमें लेके अंदर गए। अंदर जा कर के उन्होंने हमें कुछ बताना शुरू किया कि आज से कई साल जब मैं सीखने आया था ये सारी चीजें, तो सन्यासी जीवन शुरू करने से पहले हर किसी को एक गुरु की जरूरत होती है। उसी वक्त मैं आपसे मिला था। कौशल भैया ने बोला, मुझसे? और आपकी उम्र तो काफी ज्यादा लग रही है, तो आप उतने पहले मुझसे कैसे मिल सकते हैं? उस टाइम तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ हूंगा। गुरुजी ने कहा, नहीं, आपके इस शरीर से नहीं, जो इसमें आत्मा है उससे। वो पहले एक गुरु थे। आपके अंदर जो आत्मा है उन्होंने सारी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। वो मेरे गुरु के बहुत निकट मित्र थे और वो मेरे गुरु जी से भी ज्यादा जानकार थे। मेरे गुरु जी ने ही मुझे आपसे मिलवाया था, आपके उस जन्म वाले शरीर से। और उस समय आपके साथ मुझे बहुत सारी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने का मौका मिला जो कि पाना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां थी, ऐसे ऐसे ताकत थे। आप खुद से ऐसे मंत्र बनाया करते थे जिस मंत्र से बहुत सारी चीजें पूरी हो सकती हैं, कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आपको शमशान घाट और ये सारी चीजों पे जाने के बाद कई सारे आत्माएं खुद ब खुद मुक्त हो जाती थी, क्योंकि आपके सिर्फ वहां चरण पड़ने के वजह से ही उन्हें मुक्ति मिल जाती थी। ये सब बातें भैया को समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन हम लोगों के पास सुनने के अलावा और कोई चारा भी न था। काफी देर तक ये सब सुनने के बाद भैया ने कहा, हाँ बाबा जी ठीक है, लेकिन मैं कुछ पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने कहा, बेटा पैसों का तो मैं लालची हूं नहीं, और मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे जैसे इस शरीर के वजह से तुम बहुत सारी चीजें अभी समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से तुम्हारे दिमाग पे पर्दा पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कुछ चीजें पूछनी शुरू की। क्या तुम्हें कभी अकेले में, अंधेरे में या ऐसे जगहों पे डर लगता है जहां लोग जाने से भी डरते हैं? भैया ने कहा, नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें अगर मैं कब्रिस्तान जाने बोलूं तो तुम अकेले जा सकते हो? भैया ने कहा, हाँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भैया को मेरे हिसाब से किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। हालांकि भैया के माता पिता तो वहां हाथ जोड़ के चुपचाप बैठे थे, क्योंकि उन्हें ये सारी चीजों में बहुत आस्था थी, लेकिन भैया हर तरीके से इस चीज को टटोल के देखना चाहते थे। फिर भैया को उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी नींद 3 से 5 के बीच में खुल जाती है? यहाँ पे भैया ने बेचैनी के साथ पूछा, हाँ हाँ हाँ, बताइए इसका क्या वजह क्या है? ये इस चीज ने मुझे परेशान करके रखा है, ये मेरी जिंदगी का नरक बन चुका है, कृपया करके इसका राज आप जरूर खोलिए। गुरुजी ने बताना शुरू किया, ये समय है आपके पूजा पाठ का। इसी समय पे आप उठकर प्रातःकाल कई सारे सिद्ध मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, और कई सारी नई सिद्धियां भी आपने इसी समय पे पूजा पाठ करके पाई थी। इसीलिए आपके आत्मा में, जिसे इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसमें ये टाइम एज अ अलार्म सेट है। इस वजह से आपकी बॉडी भले इस वक्त सोना चाहती हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतरात्मा, अंतर दिमाग आपको इस वक्त पे ऑटोमेटिकली उठा देता है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आप अभी से नहीं, बचपन से इस समय पे उठा करते हैं।
भैया ने कहा, हाँ गुरुजी। आखिरकार भैया के अंदर आस्था थोड़ी बहुत अब नजर आने लगी थी, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें बताई जो कि उनके जिंदगी का नासूर बन चुका था। भैया ने चुपचाप हामी भर के हाथ जोड़ लिए। भैया ने बोला कि ठीक है, इसका कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि क्या आपको मेरे सारे बातों पे भरोसा है? उन्होंने कहा थोड़ी देर सोचने के बाद, हाँ। गुरुजी ने इतनी में ही ये बात पकड़ ली कि अगर भरोसा होता तो इतना सोचना न पड़ता। ठीक है, आपको भरोसा नहीं है, मैंने ये मान लिया। अब मैं आपको कोई कार्य सौंपूंगा, आपको वो कार्य करना है, आपको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। भैया ने बोला ठीक है, अगर इससे कुछ क्लियर होता है तो बताइए, मैं जरूर करूंगा। माता पिता ने हामी भर दी। मैंने बोला भैया मैं भी साथ चलूंगा। गुरुजी ने कहा नहीं, ये अकेले जाएंगे, आप लोगों में से कोई भी इनके साथ नहीं जाएगा। भैया ने कहा ठीक है, बताइए क्या करना है। फिर गुरुजी ने एक ऐसे जगह के बारे में बताया, एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताया जिस कब्रिस्तान पे अब कोई भी नहीं जाता, ना ही लाशें गाड़ने और ना ही किसी और वजह से, क्योंकि वो कब्रिस्तान अब इतना ज्यादा भूतिया, हॉन्टेड और डरावना हो चुका है कि वहां अगर कोई दिन में भी चला जाए तो शायद जिंदा बच के वापस ना आए। हालांकि मैंने इस बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया, खोजा, जांच पड़ताल की और मुझे पता चला कि सच में ये जगह बहुत हॉन्टेड है। कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी यहाँ जाकर के जिंदा वापस नहीं आ पाए, और जो थोड़े बहुत आए उन्होंने अपने बहुत डरावने किस्से बताए। मैंने भैया को समझाने की कोशिश की, लेकिन भैया तो ना ही डरते थे और ना ही कुछ, और उन्हें कुछ पता लगाना बहुत जरूरी था। उसके बाद भैया बोले ठीक है गुरुजी, मैं जाऊंगा, सब कुछ फाइनल हो गया। उसके बाद गुरुजी ने कहा आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं, आप बस यूं ही चले जाइएगा। भैया के माता पिता डर गए। उन्होंने कहा गुरुजी कृपया करके आप कोई भी ऐसी चीज इसे जरूर दे दीजिएगा जिससे इसे वापस आने में आसानी हो, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि वो जगह इतना ज्यादा भूतिया है जहां से कोई जिंदा बच के वापस नहीं आ सकता। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा घबराने की जरूरत आपके बेटे को नहीं, घबराने की जरूरत वहां के आत्माओं को है, क्योंकि वो लोग इस शरीर को भले हल्का और कमजोर समझ लें, लेकिन इसके अंदर जो सिद्ध पुरुष की आत्मा है उसके सामने वो लोग थर थर कांपने लगेंगे। और वहां मैं इसे इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि वहां जाने के बाद ही कुछ राज खुलेंगे। ये सारी बातें सुनकर भैया बोले हाँ ठीक है गुरुजी, मैं जाने के लिए तैयार हूं। गुरुजी ने कहा ठीक है, आप वहां जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और कोई भी आत्माएं आपकी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आप पहुंचिए और वापस आकर के अपने सारे एक्सपीरियंस हमें बताइएगा। भैया तैयार हो गए। भैया वहां के लिए निकल रहे थे। घर में रोने धोने का माहौल चालू हो गया था। मैंने भैया को बहुत समझाया कि मुझे भी अपने साथ लेके चले, लेकिन भैया नहीं माने। फाइनली मेरे बहुत जिद करने के बाद भैया ने कहा ठीक है, लेकिन तुम बाहर ही खड़े रहोगे और मैं अंदर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, बाहर तो बाहर ही सही, वैसे भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वैसी जगह पे अंदर जा सकूं। फाइनली उन्होंने गुरुजी से इस चीज की इजाजत ली और उसके बाद मैं और भैया वहां के लिए निकल गए। वो जगह कुछ दूर थी तो हम लोगों को कुछ साधन करके जाना पड़ा। फिर हम लोग जब वहां पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते वहां शाम हो चुकी थी और कुछ दूर जंगल के अंदर चलने के बाद आखिरकार वो जगह आ ही गई। और उस जंगल को पार करते करते भी मुझे इतना डर लग रहा था जैसे कि मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन भैया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और मेरी हालत इतनी खराब थी जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ गया है। भैया चुपचाप वहां तक गए और उन्होंने कहा कि भगवान का लॉकेट जो गुरुजी ने दिया था तुम अपने पास ही रखना और मैं अंदर से होकर आता हूं। मैं चुपचाप ऐसी जगह पे भगवान का लॉकेट हाथ में लिए खड़ा हो गया जहां से मैं भैया पे नजर रख सकूं। थोड़ी देर बाद भैया अंदर गए
और अंदर जाने के बाद ही वहां का वातावरण बदलने लगा। हवाएं चलने लगी, अजीब अजीब आवाजें आने लगी और अब रात भी हो चुकी थी। धीरे धीरे माहौल काफी डरावना होता जा रहा था। मैं अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन मेरे टॉर्च की रोशनी तो अंदर जा सकती थी। मैंने भैया के ऊपर टॉर्च मारा। मैंने देखा भैया के अगल बगल चारों तरफ अजीब से साए घूम रहे हैं। धीरे धीरे भैया हवा में उठ रहे हैं। कुछ देर बाद भैया जमीन पे आ गए और भैया अंदर की तरफ जाने लगे। मैंने भैया को आवाज दी, लेकिन भैया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। धीरे धीरे ये भैया अंदर गए और काफी देर बाद, करीब करीब 1.5 से 2 घंटे बाद भैया बाहर आए और बाहर आकर के उनके चेहरे पे एक अजीब सा तेज नजर आ रहा था, जैसे कि भैया के शरीर से एक रोशनी निकल रही हो और वो हॉन्टेड जगह अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। मैंने भैया से पूछा, भैया क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं उन आत्माओं ने भैया पे कब्जा तो नहीं कर लिया। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। भैया ने कहा, बेटा टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं हुआ है और अब जो भी होगा सब अच्छा होगा। घर पहुंचकर हम लोगों ने बातें शुरू की, क्योंकि रास्ते भर भैया कुछ नहीं बोले। मैं जब भी भैया से कुछ पूछता था, भैया इशारा करते थे शांति रखो। मैं जब भी कोशिश करता था, भैया इशारा करते थे शांति रखो। मैं चुपचाप भैया के साथ साथ गया और जैसे जैसे भैया मुझे शांत रहने के लिए कह रहे थे, वैसे वैसे मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ते जा रही थी। फिर घर पहुंचने के बाद माता पिता ने पूछा। उन्होंने माता पिता को भी कहा, पहले गुरुजी के पास चलते हैं, फिर बात करेंगे। जब हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, तब गुरुजी ने उन्हें देख के फिर से प्रणाम किया और पूछा, क्या हुआ, वहां की आत्माओं को मुक्ति मिल गई? भैया ने हंसते हुए कहा, हाँ, और उनका नाम लिया, गुरुजी का नाम, जो कि अभी तक एक बार भी गुरुजी ने नहीं बताया था। क्योंकि गुरु बनने से पहले हर किसी का एक दूसरा नाम होता है और सन्यासी जीवन में आने के बाद उसका कोई दूसरा नाम होता है। तो सन्यासी जीवन में आने से पहले का नाम लेकर गुरुजी के संबोधित किया भैया ने, और ये चीज गुरुजी ने हंसते हुए स्वीकार किया और कहा, प्रणाम, अब आप असलियत में मेरे गुरुजी हो चुके हैं, क्योंकि अब आपको सारी चीजें याद आ चुकी हैं। भैया मुस्कुराते हुए कहे, हाँ। उसके बाद हम लोगों का अब आश्चर्य का ठिकाना न था, क्योंकि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी ने कहा कि रुकिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। फिर गुरुजी ने बताना शुरू किया कि मैंने उन्हें इसलिए उस जगह पे भेजा था, क्योंकि जब कोई भी कठिन जगह आता है या कोई भी ऐसी जगह जहां पे शक्तियों को बाहर आना बहुत जरूरी है, तभी शक्तियां बाहर आती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई इंसान पहाड़ से गिर रहा है या किसी के घर में आग लग गई हो और वो जब विषम परिस्थिति में पड़ता है या उसका परिवार विषम परिस्थिति में पड़ता है, तो उसने कुछ ऐसी भारी चीजें उठा ली जो उसके बस में कभी भी नहीं था, या ऐसे रफ्तार से दौड़ा जो उसके बस में बिल्कुल भी नहीं था। कहा तो जाता है कि ये एक हार्मोन की वजह से होता है, लेकिन एक्चुअली में इस हार्मोन का एक्टिवेट करने वाला दिमाग ही होता है। तो वही चीज इनके साथ हुई। जब ये ऐसे शक्तियों के बीच पहुंचे तो इनका वो दिमाग, वो आत्मा एक्टिवेट हो गया जो कि पहले सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था। इस वजह से मैंने उन्हें ऐसी जगह पे भेजा था। तब जाकर के इन्हें सारी चीजें याद आ गई। इन्होंने जो जो सिद्धियां की थी, बाकी सारी चीजें, सब कुछ याद आ गया। हालांकि इससे इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए होगा, बुरे के लिए नहीं। ये सारी बातें सुनकर उनके माता पिता उनके तरफ देखने लगे, क्योंकि अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें अपने बेटे की तरह ट्रीट करें या किसी गुरु के गुरु की तरह। लेकिन उन्होंने कहा, इस जन्म और इस शरीर के हिसाब से मैं आपका बेटा हूं, तो आप मुझे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट कीजिए। इसलिए क्योंकि जब कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार होने के बावजूद अपने माता पिता के साथ एक नॉर्मल अबोध बालक की तरह रहते थे, तो
मेरी क्या बिसात उनके सामने। इस चीज को माता पिता ने समझा और सभी लोग, हम लोग जैसे उनके साथ बिहेव करते थे हम लोग वैसा ही बिहेव करते रहे। उसके बाद हम लोग बनारस से तो चले गए, लेकिन भैया हमेशा वहां आना जाना करते रहे। इस चीज के बाद उनकी और हमारी जिंदगी बदल गई। भैया उसी तरीके से अपने परिवार का और बाकी सारी चीजों का ख्याल तो रखते आए, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। हालांकि इस चीज से उनके माता पिता परेशान थे, लेकिन उनके छोटे भाई की शादी हुई, घर गृहस्थी बसाया, सब कुछ हुआ। लेकिन इस ताकत और एनर्जी या जो भी बोलिए और सिद्धियों के वजह से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। उनके घर पे कोई भी आपत्ति नहीं आई, मेरे घर पे कोई भी आपत्ति नहीं आई, और भी कई लोगों के दुख के निवारण किए उन्होंने। लेकिन वो नॉर्मल लाइफ जीते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो पूरी तरीके से सन्यासी जीवन जिएंगे तो उनके और उनके परिवार का ख्याल रखने के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। धीरे धीरे जब वो 40s पार कर गए और उनके छोटे भाई ने सारी बागडोर संभाल ली, तो फिर वो अपना घर छोड़कर कहीं चले गए, और कहां चले गए आज भी हमें ये बात पता नहीं। खैर, इस कहानी के बारे में आप जो भी सोचते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करना मत भूलिएगा। ऐसी ही अच्छी और अनोखी कहानी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।